नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, किस तरह से विकास की नई गाथा लिखी जा रही है और क्या कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं, जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे विकास गाथा के इस प्रोग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जो कि देश भर में निकल रही है। मध्य प्रदेश में इस यात्रा का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय वर्चुअली उपस्थिति और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था उज्जैन से, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में निकल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्यों ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और उस यात्रा का महत्व भी समझेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण इसमें योगदान है, नई शिक्षा नीति में किस तरह से विकसित भारत की ओर हम अग्रसर होंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर केजी सुरेश जी, जो कि एमसीयू के कुलपति जी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास गाथा के इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले सर, हम आपसे यही समझेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है और इसके उद्देश्य पर भी सर आप प्रकाश डालिए। जी, धन्यवाद श्रीकांत जी। जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक विजन लेकर चल रहे हैं। जब हमने देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया तो हमारा ये था कि हमने पिछले 75 सालों में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो हमने ये जो अभी तक विकासशील देशों के दर्जे में भारत आता था, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि जब हम आज़ादी का 100 वर्ष मनाएंगे, शताब्दी वर्ष मनाएंगे जी, यानी कि 75 साल से 2047 तक जी, जो अमृत काल होगा, यानी कि अमृत महोत्सव के बाद 75 साल से 100 वर्ष की यात्रा, यानी कि 25 वर्ष के अंतर्गत भारत एक विकसित देश होगा। यानी कि 100 वर्षों में आज़ादी के बाद हम एक विकसित देश होंगे। अब ये विकसित कैसे होंगे? ये क्या सिर्फ कुछ हथियार लेने से होगा जी, या कुछ ट्रेन चलाने से होगा? नहीं, बिल्कुल। देश का समग्र विकास होना बहुत आवश्यक है। जी सर। इसलिए अगर आप देखेंगे कि जीवन का ऐसा कोई आयाम नहीं है जो अछूता रह गया हो। जी, आप अगर कहेंगे कि अगर कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर आत्मनिर्भरता से लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, शिक्षा जिसका आपने जिक्र किया, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसका सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा नहीं किया गया हो, जिसके लिए योजनाएं नहीं बनाई गई हो। अगर ये सब सही मायने में इसका क्रियान्वयन होता है, जमीनी स्तर पर उतारा जाता है, बहुत कुछ उतारा जा चुका है जी, लेकिन जब जमीनी स्तर पर इसको उतारा जाएगा तो भारत को विकसित देशों के गिनती में आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जी, कृषि को मजबूत करना है, हमारे किसान भाइयों को मजबूत करना है, हमारे महिलाओं को मजबूत करना है, हमारे समाज के कमजोर तबकों को, पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति जनजाति को, इन सब को किस तरीके से सशक्त किया जाए और किस तरीके से मूलभूत व्यवस्था किया जाए जो कभी सोचा नहीं गया था। देखिए, अधोसंरचना के बारे में इतना बड़ा विकास, सड़क विकास, रेल विकास, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, ऐसे ऐसे दूर, जिसे कहते हैं कि आपके पिछड़े इलाके, दूर दराज के इलाके, यानी कि भारत का उत्तर पूर्व, वहाँ मुश्किल से मुट्ठी भर हवाई अड्डे हुआ करते थे। आज उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है, पूछिए मत। तो कनेक्टिविटी, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, हाईवे के माध्यम से हो, उद्देश्य है कि सर्वांगीण विकास हो, बहुआयामी विकास हो, ताकि गांव के उस दूर दराज के गांव के व्यक्ति से लेकर बड़े शहर के व्यक्ति तक जी, उससे अछूता न रहे, विकास का वो एक हिस्सा बने। और ये जो विकास यात्रा जो निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य उस जागरूकता का पैदा करना है जी। उसका उद्देश्य है कि सबको इसके बारे में, विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोई छूट ना जाए। जी जी, इसलिए सरकार अब लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही है। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही सर आपने। एक इसमें और भी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लोगों से आग्रह भी किया है, मध्य प्रदेश के लोगों से, कि जब मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी आपके कस्बे
गांव शहर में आती है तो आप उस गाड़ी तक जाएं और योजनाओं का लाभ उठाएं। वंचित जो रह गए हैं सर, उनको लोगों अवेयर करना है और योजनाओं का उनको लाभ उठाना है। तो हम सर आपसे ये भी समझेंगे कि वो प्रमुख योजनाएं, क्या आप हमें उनका नाम बता सकते हैं जिससे लोग जागरूक हों, ग्रामीण जागरूक हो और उस गाड़ी तक पहुंचे और वो उस योजना का लाभ उठाएं? अनगिनत योजनाएं, एक हो तो बताइए। प्रमुख योजनाएं, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं तो समझता हूं सभी प्रमुख है, लेकिन फिर भी मैं कुछ योजनाओं का जिक्र करूंगा, जैसे जनधन योजना है जी सर। यानी कि हर व्यक्ति का अपना खाता खुले ताकि उसको सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है उसको सीधे सीधे लाभार्थी तक जो है पैसा पहुंचे, बीच में कोई बिचौलिया ना हो। इससे उनको लाभ क्या होगा सर जनधन योजना? यानी कि जो भी अपने कार्यक्रम है, कार्यक्रम के अंतर्गत, जी सर, चाहे वो पेंशन का कार्यक्रम हो, विधवा पेंशन का हो, चाहे वो कृषकों को जो दिया जा रहा है, जो भी लाभ है वो किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं। आपको याद होगा कई वर्ष पहले जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे कि अगर 1 रुपये दिल्ली से जाता है तो मुश्किल से 5 पैसा जो है उस लाभार्थी तक पहुंचता है। अब इस जो डीबीटी के अंतर्गत सीधे सीधे पैसा ट्रांसफर होता है लाभार्थी के खाते में, तो बीच का बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है। तो इसी तरीके से तो सबका खाता होगा तभी तो पहुंचेगा। जी जी। इसी प्रकार जो है आपका वन नेशन वन रेशन कार्ड, जी, यानी कि बीच का क्या होता था, कई लोग पलायन करके चले जाते थे, नौकरी के तलाश में जाते थे, मजदूरी के लिए चले जाते थे और बार बार उनके लिए संभव नहीं था हर जगह जाके रिहायशी मकान का जो है सबूत देना, फिर उसको स्थापित करना। एक बार राशन कार्ड मिल गया तो आप भारतवर्ष में कहीं भी हो आपको उसका लाभ जो है जरूर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा योजना है। आयुष्मान भारत योजना, यानी कि 5 लाख तक का आपका जो है आपका मेडिकल कवर आपको मिलता है, जिससे आप कोई भी बीमारी क्यों ना हो आप उस कार्ड के माध्यम से निजी अस्पताल में भी जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं और उसका जो है पूरा खर्चा जो है भारत सरकार उठाएगी। जी। ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि पक्के अच्छे घर, और अब उसका वर्ग, क्षेत्र वर्ग भी बढ़ा दिया गया है ताकि अच्छे गुणवत्ता वाले घर जो है वो आपको मिले। लोगों के लिए जो है पानी पहुंचाने का, ऊर्जा पहुंचाने का आपका व्यवस्था किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा 100%, 100% जो है हम लोग विद्युत में पहुंच गए हैं। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला के अंतर्गत जो है हमारी बहनें जो है वो जो पहले धुएं के वजह से बीमारियों का शिकार हो रही थी, आज उनको लकड़ी चुनने के लिए गांव में जाने की जरूरत नहीं है। वो उज्ज्वला योजना के तहत जो है उनको गैस सिलेंडर जो है उनको प्राप्त होगा। ऐसे अनगिनत योजनाएं जो है, स्वच्छ भारत योजना या स्वच्छ भारत जो है उससे मिशन, उससे किसको फायदा होगा? जल जीवन योजना, जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं। स्वच्छ भारत के अंतर्गत आपके स्वच्छता होने से आपका शौचालय, आपका हर घर में शौचालय, विद्यालयों में शौचालय, महाविद्यालयों में शौचालय, सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय, क्योंकि उसके वजह से बहुत बीमारियां फैल रही थी। तो इसलिए जो है स्वच्छ भारत योजना है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और योजना, और यही नहीं, उनके लिए जो है ऋण से वो बचे रहे, किसान क्रेडिट कार्ड आपको दिया गया है। इससे क्या लाभ है सर क्रेडिट कार्ड का? ये है कि वे अपने, उनको चाहे वो बीज खरीदने के लिए हो या खाद खरीदने के लिए हो, वो सीधे खरीद सकते हैं। उनको ब्याज लेकर साहूकार के पास निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार जो है ई मार्केट, ई गवर्नेंस के, ई मंडी के माध्यम से करोड़ों रुपए का जो है आप देखेंगे कि लाभ हुआ है, उसका व्यापार हुआ है। वो अपने जो सामग्री है, उनके जो उत्पाद को वो बेच सकते हैं, बीच में बिचौलिए की जरूरत नहीं। देखिए, बिचौलिए का जो सिस्टम होता था वो काफी हद तक खत्म हो गया है, जिसके कारण किसान को सीधे सीधे लाभ पहुंच रहा है। इसी तरीके से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में इतने नए विश्वविद्यालय खुल गए हैं, संख्या इतनी बढ़ गई है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो या GER, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थी जो है वो उसमें प्रक्रिया में आए, जो औपचारिक जो प्रक्रिया है व्यवस्था, उसका हिस्सा बने। इस तरह बहुत सारे योजनाएं हैं जिसका मैं समझता हूं कि लाभ सीधे सीधे हमारे जनता को पहुंचता है, और चाहे वो किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति से हो
पिछड़े वर्गों से हो या ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक तरीके से पिछड़े हो, बिल्कुल तो इस तरीके से सभी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ इन योजनाओं को जो है आज घर घर तक ले जाने का, ताकि अगर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लोगों तक सरकार पहुंचे। यानी कि पहले का जो था कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, सुचिता जी, और वो आप मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी तंत्र आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचेगी। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया सर आपने डिस्क्राइब करा और ये बहुत ही आसान शब्दों में बताया कि कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो वंचित रह गए उनका वो लोग लाभ उठा लें। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विकास गाथा के इस प्रोग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जो कि पूरे देश में निकल रही है। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे और जो वंचित रह गए हैं वो जागरूक होकर इसका लाभ उठाएं। अभी हमारे जो एक्सपर्ट हैं कि प्रोफेसर केजी सुरेश सर, जो कि कुलपति हैं एमसीयू के, उन्होंने बताया कि कौन कौन सी वो प्रमुख योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंच रही है, जिनका लोग भी लाभ उठा रहे हैं और जो वंचित रह गए हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। और जन कल्याण की ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि संचालित हो रही है। अब हम बात करेंगे सर, जैसा कि आपने जिक्र किया था कि शिक्षा, विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो इसमें शिक्षा का महत्व क्या है सर? आप इसको भी, इस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, हमारा हमेशा इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि एक समय में भारत शिक्षा का सबसे बड़ा विश्व का केंद्र था जी, और इसलिए उसको विश्व गुरु भी कहा गया है जी। तो यहाँ तक्षशिला आपका जो है नालंदा, विक्रमशिला, इस तरह के बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे हैं। अपने मध्य प्रदेश में सांदीपनि रही है जी। यहाँ दुनिया भर के लोग आते थे, यहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे। चाइना से आपने देखा, चीन से कई लोग आते थे, वो यहाँ अध्ययन करते थे। लेकिन उसके बाद एक जो आताताई आए, आक्रमणकारी आए, उसके कारण कुछ दशकों, कुछ सदियों तक हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हो गए और उसके बाद भारत को गुलामी के तहत जो है एक विदेशी शिक्षा प्रणाली उस पर थोपी गई, जिसके कारण भारत की विरासत, भारत की परंपरा, इन सब से जो है हम बिल्कुल अलग हो गए। जी। 34 वर्ष के इंतजार के बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई, ये विश्व स्तर का शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को मिले, इस दिशा में काम कर रही है। जी। इसमें अनुमानित लगभग 6% जीडीपी जी आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा, जो बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, जिससे शिक्षा की दिशा और दशा बदल जाएगी। शिक्षा प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक इस पर जोर दिया गया है। शिक्षा मातृभाषा में हो ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी जो है शिक्षा का लाभ उसको मिले। आज प्रयास किए जा रहे हैं कि मेडिकल शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, ये सब मातृभाषा में हो, हिंदी में हो। हिंदी में मध्य प्रदेश ने पहली बार मेडिकल का और इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम जो है हिंदी में अनुवाद किया जी। और आपको याद होगा, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसका जो है शुभारंभ किया था। तो शिक्षा को किस तरीके से भारतीय विरासत, हमारे भारतीय जड़ों, उसको समझने का, हम भारत के जड़ों से जुड़े रहे और जो भी यहाँ शोध होगा, शोध को जोर दिया गया है, क्योंकि विश्व भर में जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, अगर उनकी अपनी पहचान बनी है तो वो शोध के वजह से बनी है। हमारे यहाँ शोध को महत्व नहीं दिया गया था, अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। अब शोध को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और शोध भी वो जो समाज के लिए
प्रासंगिक हो, सार्थक हो, इस तरह के शोध की जो, और वो भी विश्व कल्याण की बात करता है सर। बिल्कुल। तो ये और इस पर भी विकास सर जो आप है इसका ड्रॉप ना, जी कोई विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो ये ना हो, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाई है एजुकेशन में, लेटरल एंट्री लाया है। 1 वर्ष बाद अगर आप पाठ्यक्रम से निकलेंगे तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 वर्ष बाद डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्ष बाद डिग्री दिया जाएगा, चौथे वर्ष में डिग्री विद ऑनर्स दिया जाएगा। तो इस तरह लगातार बहुत एक तरह से शिक्षा का आमूल चूल परिवर्तन हुआ है जी। और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर दिया गया है। जी बिल्कुल। सर, जो अभिभावक कई होता है कि बच्चों की शिक्षा पर कई बार बाधा आ जाती है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है वो ये भी कह रही है कि आप आगे आएँ, लाभ उठाएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या योजनाएं हैं सर जिनका लाभ ले सकते हैं अभिभावक, वो आप उनको भी देखिए, जागरूक करिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास है। जी अब ये नहीं कि लोग पहले क्या थे, लोग वो एजुकेटेड थे बट एम्प्लॉयबल नहीं थे। जी यानी कि आप पढ़ाई लिखाई तो है लेकिन आप किसी नौकरी के लायक नहीं है। इसलिए अब शिक्षा पद्धति में ये व्यवस्था की गई है कि आपका नौकरी के लिए भी साथ में प्रशिक्षण हो, या तो नौकरी के लिए या उद्यमिता की दिशा में। इसलिए आप देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया, जी सर, है ना, स्किल डेवलपमेंट, जी यानी कि कौशल विकास पर बहुत जोर दिया गया है। तो वो सब कार्य, चाहे वो पैरामेडिकल काम हो या टेक्नीशियन का काम हो, उसमें पूरी एक फौज गांव-गांव में तैयार किया जा रहा है, जहां आपका कौशल का जो है विकास हो और आप अपने जितना शिक्षा ग्रहण किया उसके अनुकूल आपको जो है नौकरी मिले, आप उसमें महारत हासिल हो आपके विशेषज्ञता के क्षेत्र में। तो इस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है, यानी कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अगर आप उद्यमिता की तरफ जाना चाहते हैं तो अटल टिंकरिंग लैब स्कूल के लेवल से शुरू हो रहा है, ताकि उसको जो है स्टार्टअप के तहत, स्किल इंडिया के तहत, स्टैंड अप के तहत आपको पूरा समर्थन जो है सरकार की तरफ से मिलता है, जिससे जो है आप इसी तरह चाहे कन्या हो, उनके शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश ने तो खैर अपना एक स्थान बनाया है। किस तरीके से हमने कन्या शिक्षा के लिए जो है बहुत सारे योजनाएं हमने शुरू किया है। तो इसी प्रकार जो है हम किस तरीके से गरीब परिवार के बच्चों को किस तरीके से हम स्कॉलरशिप्स का जो है, छात्रवृत्ति का जो है वो प्रावधान किया गया है। इवन जो आपके उस्ताद स्कीम, इवन जो अक़लियत के जो लोग हैं, उसमें जो कलाकार हैं, आर्टिसान्स हैं, उनको जो है किस तरीके से उनके जो कौशल है उसका विकसित किया जाए। आपने देखा, चाहे वो बनारसी हैंडलूम हो, हथकरघे का काम हो, पूरे देश में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कुटीर जो उद्योग कहते हैं, उनको बहुत सारा प्रोत्साहन दिया गया है, ताकि शिक्षा जगत से निकलकर कोई बेरोजगार ना हो, अपना उद्यमिता जो है उसको उद्यमिता की दिशा में जो है उसको तैयार किया जाए। तो मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों के लिए जो आज अवसर उपलब्ध है, ये पहले कभी इतने अवसर उपलब्ध नहीं थे। उनके क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उनके काबिलियत को जो है एक मंच प्रदान करने के लिए आज व्यवस्थाएं की गई। जी, और सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी, यानी कि जो बेनिफिशियल है, जो हितग्राही है, वो खुद आगे आते हैं और बताते हैं कि उनको किस योजना का लाभ मिला, कैसे उनके पास घर नहीं था लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला और उनका जीवन स्तर बदला। तो ये जब स्वयं खुद आके हितग्राही इस तरह की कहानी बताते हैं, तो आप क्या ये मानेंगे कि दूसरे भी इससे जागरूक होंगे और बहुत लाभ उठाने के लिए आगे आएंगे? हम मैं मीडिया विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ जी, और हम लोग कहते हैं कि विजुअल स्टोरी टेलिंग जी, लोगों को अगर कोई नेता आके कहता है जी, या कोई अधिकारी आके कहता है, तो एक विश्वास कम होता है कि अरे ये तो दावा है जी, लेकिन जब लाभार्थी स्वयं आता है जी और कहता है कि भाई मुझे लाभ मिला है, देखिए मेरा जीवन, पहले मेरा घर क्या था और आज मेरा घर क्या है, पहले मेरा गांव की क्या स्थिति थी और आज मेरे गांव की क्या स्थिति है, जब वो दिखाता है, चित्रीकरण करता है, उसका प्रस्तुति करता है, तो लोगों के अंदर विश्वास बढ़ जाता है। हाँ, ये कहानियां नहीं हैं, ये किंवदंतियां नहीं हैं, दंत कथाएं नहीं हैं, इसमें मुझे जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मुझे भी लाभ इसका मिल सकता है, और मैं भी आगे आऊं, सफलता की कहानी है। बिल्कुल, और संकोच लोगों का खत्म हो जाता है, लोग खुद आगे बढ़कर अपने स्तर पर प्रयास करते हैं कि उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिले।
जी। और सर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हितग्राही से संवाद करते हैं, तो वो भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो कार्यक्रम होते हैं उसमें वर्चुअली जुड़ते हैं, वो संवाद करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो आप सर ये क्या मानेंगे कि जो जागरूकता तेजी से फैल रही है और लोग लाभ उठा रहे हैं? देखिए, मैं अभी देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री अभी अयोध्या गए थे जी। वहाँ भी जो है उज्ज्वला के एक लाभार्थी के निवास पर वो जाते हैं और वहाँ उनके साथ एक कप चाय पीते हैं जी। तो वो पूछते हैं, उनके बारे में हालचाल पूछते हैं, सारा कुछ। यानी कि वो प्रधानमंत्री ने शुरुआत से ही सीधा संवाद किया है। और आपने देखा कि रेडियो प्रसार भारती का ये एक हिस्सा है, आकाशवाणी के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ रेडियो को पुनर्जीवित किया है बल्कि पूरे विश्व में शायद एक नया संचार का एक मॉडल खड़ा किया है, जहां देश का सबसे श्रेष्ठ नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व सीधे सीधे जो है आम जनता से संवाद करता है। कोई राजनीति की बात नहीं करता है, कोई विचारधारा की बात नहीं करता है, सीधे जुड़ते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको सूचित करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री स्वयं ही बढ़ चढ़कर खुद वो स्वच्छाग्रही बनते हैं, वे स्वयं जो है सफाई अभियान में भाग लेते हैं, सफाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे जो है, और जो स्वच्छकर्मी हैं, जो निर्माता है, चाहे आपको याद होगा नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का जब शुभारंभ हुआ तो जिन्होंने निर्माण किया, कोई आमतौर पर जो है मजदूर जो काम करते हैं काम करके चले गए, उनका सम्मान किया गया। तो इससे जो है जो ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हाँ, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लगता है कि इस समाज के, इस राष्ट्र के निर्माण में मेरी भी एक भूमिका है, और उस भूमिका को जो है मान्यता मिल रही है, उसको सम्मान मिल रहा है, तो वो गौरवान्वित महसूस करता है और उसको एक तरह से प्रेरणा मिलती है कि वो और जो है देश के लिए और समाज के लिए करे। बिल्कुल। तो सर, जन जन जब जागरूक होगा तभी विकसित भारत का संकल्प है वो साकार होगा, और उसके लिए जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आगे आना होगा, वंचितों को लाभ उठाना होगा। अगर वो लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से सर जीवन स्तर उनका बदलेगा। तो सर, आपका एक संक्षिप्त में आप क्या संदेश देंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है और जो नागरिक हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए? बिल्कुल, देखिए, विकास एक जन आंदोलन है जी। विकास सिर्फ एक सरकारी तंत्र नहीं है जी, या एक सरकारी योजना नहीं है। अगर उसे सफल बनाना है तो सक्रिय भागीदारी जी आम नागरिक का भी होना चाहिए। हमने देखा, हमारे सामने तो उदाहरण है, अपने मध्य प्रदेश में जो सबसे स्वच्छ जो शहर है वो इंदौर है, सबसे स्वच्छ राजधानी जो है वो भोपाल है भारत में। वो अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ सरकार या नगर पालिका के प्रयासों से नहीं हुआ है, आम जनता का अपना जो है उसमें भागीदारी, सक्रिय भागीदारी रही है। इसलिए सरकारी योजनाओं के लिए भी, भले वो शासन की योजनाएं हैं, लेकिन अगर उनको सफल बनाना है तो जागरूक जो नागरिक हैं उनको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और इसको सफल बनाना पड़ेगा। ये सब किसी सरकार विशेष की नहीं, हमारे अपने राष्ट्र की योजनाएं हैं। इस भाव से हम न सिर्फ अपनाएं बल्कि जो शिक्षित लोग हैं, युवा हैं, उनको भी ये दायित्व बनता है कि जब वो YouTube बनाते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, इन सब योजनाओं के बारे में भी बताएं, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके और हम सचमुच एक विकसित भारत का निर्माण, जो सपना है हमारे संस्थापकों का, हमारे स्वाधीनता के संग्राम के लोगों का है, हमारे जो पूर्वजों का जो सपना है, उसे हम साकार कर पाएंगे। बिल्कुल। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, तो आप भी राष्ट्र निर्माण में आगे आए और जो भी योजनाएं हैं, वंचित लोग हैं, उसका वो लाभ ज़रूर उठाएं। विकास गाथा के इस प्रोग्राम में सर आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।